ओखला की आवाम के लिए हमेशा बेबाकी, बहादुरी और प्यार मोहब्बत से जिस तरह लड़ते आए हैं आसिफ मोहम्मद खान, इस बार फिर एक बार मैदान में हैं और उम्मीद है कि जनता जिस तरह पहले अपनी मोहब्बत लुटाती आई है आसिफ साहब के लिए, इस बार ओखला की मुसीबतों में फिर साथ खड़े होंगे और ये सफ़र ओखला की तरक्की के लिए फिर एक नया सफ़र शुरू होगा, जहां पर सभी की ख्वाहिशें पूरी होंगी, सभी को सुविधाएं मिलेंगी और यहाँ इलाके में अमन शांति बरकरार रहेगी। आपको बहुत मुबारकबाद। आपको एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन मिला है, उम्मीदवार के तौर पे आप खड़े हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मेरी बेटी खड़ी हो रही है। अच्छा। हाँ, अरीबा खान। और देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के वादे थे और जो आम आदमी पार्टी के चुने हुए यहाँ दोनों नुमाइंदे हैं, वो चाहे एमएलए हों चाहे काउंसलर, उनकी वर्किंग के ऊपर और जो एरिया के ख़ास तौर से जामिया नगर के हालात इस टाइम बने हुए हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ये इलेक्शन लोग अपनी राय, अपने वोट की ताकत के ज़रिए एक तरह से अपनी राय ही उसमें देंगे वोट की ताकत के ज़रिए। देखिए, वोट तो सभी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इससे पहले जिस तरह सियासत अपना रंग बदलती रही है, इस बार भी भारत में, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो जो ये सियासी स्याही है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गई है। अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो रंग है वो भी इस टाइम वो भगवा दिखाई दे रहा है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक नया संदेश लेकर के आई है। हाँ, देखिए, इस मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन था, वो एक आप उसको प्रैक्टिकली जानिए तो वो था कि जिसे गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है, जो गंगा जमनी सभ्यता कहलाई जाती है, वो सभी लोग एक दूसरे के मज़हबों का एहतराम करते हुए, भाईचारा बरकरार रखते हुए, सभी लोगों का एक इस मुल्क को इतने आगे ले जाने में एक सभी मज़ाहिब के लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सरदार भी थे, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नारे को बरकरार रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज़ के हुकूक की लड़ाई लड़ी। पिछले अब काफ़ी अरसे से महसूस भी कर रही हो, अभी की बातें हैं, चाहे CNRC की लड़ाई हो, हिंदुस्तान में वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसने स्टेजों के साथ साथ सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी। कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने बिल्किस बानो के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई और उन मुलजिमों को जिनको बाइज्जत बरी किया गया BJP RSS के ज़रिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी थी। उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया कि किस तरह से इन मुलजिमों को छोड़ा गया जिन्होंने कत्लेआम भी मचाया और एक लेडी के साथ जिस तरह से बर्बरियत के साथ वो पेश आए थे। तो क्या कहेंगे इस पर कि गुजरात में भी इलेक्शन है और इससे पहले अभी हिमाचल में इलेक्शन था। अब बात तो हम यहाँ स्थानीय चुनाव की बात करने जा रहे थे, लेकिन आपके साथ जाहिर सी बात है जिस स्तर की बातचीत होती है उसको रोक नहीं पाते हैं खुद को हम। लेकिन जब यहाँ सियासत अपने चरम पर है और लगातार कभी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, लगातार कभी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, कभी हमें ये दिखाई देता है कि सत्येंद्र जैन को एक स्पेशल स्टेटस मिल रहा है प्रिजन में, तो एक जो जेल में एक कैदी है जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में कि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उस पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दी जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यही बात लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रही है। अरविंद केजरीवाल के जो प्रैक्टिकल जो उनके एक्शंस हैं उसमें ये जाहिर होता है कि जब ताहिर हुसैन सैफ़ी मुस्तफ़ाबाद से जो काउंसलर थे, कॉरपोरेशन के मेंबर थे, जब उन फ़िरका परस्त ताकतों ने उनको फंसाया और उनका नाम FIR में डाला, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने काउंसलर को सबसे पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज तक भी
आज 2-2.5 साल हो गए, आज तक वो कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कन्विक्टेड मान लिया। उसके बाद आप ये देखिए कि निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला देखिए, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि एक चीफ मिनिस्टर जो पूरे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, ना कि किसी ख़ास तबके या ख़ास एरिए का है, वो 2 लिस्टें रोज़ लेके बैठ जाते हैं अरविंद केजरीवाल कोरोना में, कि आज निज़ामुद्दीन मरकज़ में इतने कोरोना के केसेस हुए, दिल्ली के अंदर इतने हुए, और मुसलमानों को पूरा कोरोना का ठेकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ दिया, और एक इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दिया कि मुसलमान कोरोना जिहाद चला रहे हैं। उसका खमियाजा हिंदुस्तान में, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। रेड़ी पटरी, खोमचे वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, फल बेचने वाले, परचूने की दुकानों से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सामान लेना बंद कर दिया कि मुसलमान जानबूझकर कोरोना को फैला रहे हैं। इसके टोटल जो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कोरोना का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर पड़ा। उसके बाद आप आ जाइए अभी के हालात पर। हाँ, जब जामिया CNRC का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस मेरे हैंड ओवर कर दो, मैं कोरोना ये CNRC का शाहीन बाग का धरना हटवा दूंगा। जामिया पे किस तरह से बर्बरियत पेश करी पुलिस ने, एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। जो इंजर्ड बच्चे हुए स्टूडेंट्स, उन्हें होली फैमिली देखने नहीं आए, और हमारे उस टाइम पे भी ऐसे उन्होंने हालात पैदा कर दिए कि ऐसा लगता था अरविंद केजरीवाल और फ़िरका परस्त ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हों और दूसरी तरफ हमारी हिमायत में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी या कम्युनिस्ट खड़े हुए थे। कम्युनिस्ट भी हमारे वाहिद पूरे हिंदुस्तान में 2 पार्टियाँ ऐसी थी, सियासी जमातें, जो हमारे साथ खड़ी हुई थी CNRC के डेमोन्स्ट्रेशन। अभी आप लेटेस्ट देखिए कि सत्येंद्र जैन एक घोटाले के ED के ने उनको ट्रैप किया, और वो तिहाड़ जेल में है पिछले 6 महीने से। आज तक वो मंत्री हैं, उनसे मंत्री शिप नहीं ली गई है, और अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर एलिगेशन लगे, ED ने नोटिस भेजा, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तो भगत सिंह की उपाधि मिलनी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं का पार्टी का MLA अमानतुल्लाह को ED वो भ्रष्टाचार निरोधक जो एक पुलिस का एक दस्ता है जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो भी कहते हैं, उसने अरेस्ट किया, तो अरविंद केजरीवाल ने एक ज़ुबान नहीं खोली। उसकी हिमायत में भी हमें कांग्रेसियों को जाना पड़ा। तो जिस तरह से बिल्किस बानो का केस है, अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल उससे हमदर्दी का नहीं किया। तो जहाँ इससे ये साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल के जहन भी उसी तरह के हैं जो फ़िरका परस्त ताकतें, चाहे BJP RSS हो। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट दिया। शायद ये योगी अगर ये देते तो हम भी ये कहते हैं कि जाहिल मुख्यमंत्री बना हुआ है, कह सकता है, कोई अचंभा नहीं है। लेकिन एक IRS ऑफिसर जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू कमिश्नर है, वो ये कहता है कि साहब अगर इंडियन रुपीज़ के ऊपर लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो छाप दिया जाए तो ये डॉलर का मुकाबला करेगा। बड़े अफसोस की बात। आप क्या कहेंगे कि इस सब के बावजूद कांग्रेस अपना मुकाम गंवाती जा रही है हर जगह? देखिए, वक्त होता है, टाइम होता है, ये वक्त आप इसका ये कंपैरिजन, मुझे पूरा यकीन है कि हालात इस मुल्क के पैदा होंगे जिस तरह से श्रीलंका में हुआ कि एक सिंगली फैमिली थी, उसने उससे पहले सिंघलियों को, तमिलों को पिटवाया और राज करते रहे 10-15 साल। उसके बाद जब तमिल ख़त्म हो गए, मतलब सरेंडर कर दिया एक तरह से, तो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया और सिंघली मुसलमानों को मारते रहे, और अभी पिछले दिनों में और राज करते रहे। पिछले दिनों में ये हालात पैदा हो गए श्रीलंका के कि तमिल, मुसलमान और सिंघलियों ने तीनों ने मिलकर उस फैमिली को पीटा और देश से खदेड़ के बाहर। राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस का मुखौटा हमेशा रहे हैं। ज़्यादातर हर जगह यही समझा जाता है, जब भी कांग्रेस की बात होती है तो गांधी परिवार कांग्रेस की ही विरासत है। और आज जब गुजरात में इलेक्शन है या हिमाचल में इलेक्शन थे, तो इस वक्त में जब इलेक्शन की तरफ ध्यान होना चाहिए, पूरा जोर भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर है। भारत जोड़ो यात्रा आखिर है क्या? क्या इसमें कोई सियासत है? देखिए, भारत जोड़ो स्टेटों में तो इलेक्शन होते रहेंगे 12 महीने। इस हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि 12 गुजरात का अपना मुकाम है। मैं आपको बताऊं,
12 महीने हिंदुस्तान के अंदर कोई महीना एक या दो ऐसा नहीं जाता जो एक दो स्टेट में इलेक्शन नहीं जा रहे हो। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा की बहुत अहमियत है। आज सबसे ज़्यादा अगर परेशान है बीजेपी तो भारत जोड़ो यात्रा से परेशान है, क्योंकि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है, और ये महसूस कर रहे हैं। और राहुल गांधी को बहुत अच्छी तादाद में लोग साथ भी चल रहे हैं और मॉरली सपोर्ट भी कर रहे हैं। रही स्टेट्स के इलेक्शन की बात, देखिए खाली मुखौटा नहीं है, उस फैमिली का इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस फैमिली के कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को। उससे पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते आज़ादी के बाद भी 2 फैमिली मेंबर्स को बम से उड़ा दिया और उनकी हत्या की। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, वो मुखौटा नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि कहीं ना कहीं इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। और ये सब होता रहता है, कहीं चूक हो जाती है, कहीं अच्छा परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन और ये एक बात कहते थे कि साहब सिर्फ इनके अलावा कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है। कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जहां इंडिपेंडेंटली इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होता है। नहीं, उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, और वहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में इस तरह से सुलह करके इलेक्शन लड़ते आए हैं कि जहाँ कांग्रेस की सीटें रहीं वहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा नहीं दिखाया। तो फिर समाजवादी पार्टी का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी और या एमएम की जब हम बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये दोनों गुजरात में अभी इस वक्त बिल्कुल धड़ल्ले से हर जगह काबिज हो रहे हैं, और कांग्रेस अपना जो स्थान है वो गंवाती दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो चाहे MIM हो, हम तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम मान के चलते हैं। और ख़ास तौर से ओवैसी साहब को तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि आज तक ना तो ईडी ने कोई छापा मारा। इतने बड़े बिजनेसमैन ने 50 कॉलेजेस चलते हैं उनके, इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, आज तक ना उन पे कोई केस रजिस्टर्ड होता है। बीजेपी RSS तो प्रमोट कर रहे हैं कि किसी तरह से माइनॉरिटीज़ का, ख़ास तौर से मुसलमानों का वोटों का डिवीज़न करते रहे। अभी बिहार में 1 सीट हरा दी उन्होंने, है ना। तो वो तो अब हम लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लोगों के की समझ में आएगा और इंशाल्लाह नतीजे अच्छे रहेंगे। अच्छा, जब कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जब कभी साउथ के जो मंदिर हैं, टेंपल हैं, या वैष्णो देवी माता के मंदिर हैं, वहाँ जाते दिखाई दिए हैं, तो इसको किस तरह से लें? हिंदुत्व के तौर पर लें कि कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? जो हिंदुत्व का एजेंडा था उसमें कांग्रेस भी आ चुकी है। नहीं, इस सवाल से तो मैं आपके बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं अगर मस्जिद में जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदुओं को भड़का रहा हूँ या हिंदू मुसलमानों को भड़का रहा हूँ। वोट बैंक की कमी हो गई कुछ ऐसा? बात सुनिए ना भाई, वो हिंदू हैं, हिंदू फैमिली में जाते हैं, उन्हें अपने मज़हब का एहतराम करने का, मंदिर में जाने का पूरा अख्तियार है। बेशक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जब भी कभी किसी भी मजहबी दौर की बात आई तो कांग्रेस के चाहने वालों ने उस तरफ बढ़ने नहीं दिया। इस बार मैंने देखा कांग्रेस मंदिरों की तरफ भी बढ़ी है। तो क्या वोट की कमी है, वोट बटोरने की बात है? मैं कहता हूँ कि सभी, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो जिसको गलत कहा जाए। मज़हब सभी इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों को सुधारने की बात करते हैं। कोई भी अगर हिंदू है तो उसे मंदिर जाना चाहिए, मुसलमान है उसे 5 वक्त नमाजी रोज़े का एहतराम करना चाहिए, और इसी तरह क्रिश्चियंस हैं उन्हें चर्च में जाना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है, इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बात वहाँ बिगड़ जाती है जहाँ आप 2 मज़हब के मानने वालों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, आप लोगों को मज़हब में डिवीज़न लोगों का करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करने लगते हैं। और अगर मैं नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है कि क्यों जा रहे हैं, है ना। मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ, बिल्कुल जाइए आप मंदिर, आपका राइट है मंदिर। मुझे मस्जिद जाना चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये मेरा किसी हिंदू को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ उन बातों पे होना चाहिए जहाँ ऐसा कोई मैसेज जाए जो हिंदुस्तान का भाईचारा बिगाड़ता हो, जो हिंदुस्तान की सभ्यता, जिसको गंगा जमनी कहते हैं, उसको बिगाड़ता हो, वहाँ एतराज़ करने की बात है। गुजरात जहां पर अभी इलेक्शन है, वहां अशोक मोची के इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं, या इसके अलावा कुतुबुद्दीन को भी ढूंढ कर निकाला गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या सियासत का एक हिस्सा है? नहीं, वो मैंने अभी इंटरव्यू नहीं देखे। अगर मैं देखूंगा तो उस पर राय ज़रूर आप क्योंकि 20 साल हो चुके हैं जिस दंगे को, उस पर वापस उन लोगों को, उन कैरेक्टर्स को निकाल के लाना और इंटरव्यूज़ कराना
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो इंटरव्यूज़ वायरल होना, अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी क्योंकि मेरी बेटी यहाँ से कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रही है, मैं उसमें इतना मसरूफ़ हूँ कि मैं अभी और दूसरी स्टेट्स के इलेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर पा। चलिए, इससे इन सारी बातों से अलग अगर हम ओखला के इलाके की बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आएंगे और कॉरपोरेशन में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम दे पाएंगे कांग्रेस की तरफ। इससे पहले स्थानीय समस्याएं काफ़ी रही हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ की कूड़े के ढेर, वो सारी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को पूरी काफ़ी एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं। देखिए, यहाँ इस ओखला हल्के में एमएलए भी आम आदमी पार्टी का, काउंसलर भी है, और हमारे अबुल फजल शाहीन बाग के कूड़े के ढेर जो हैं वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा रहे हैं। ना है लोग, झूठ मक्कार लोग, है ना। अबुल फजल जो ठोकर नंबर 8 कहलाई जाती है, वहाँ का कूड़ा और अलशिफा के कूड़े को बाकायदा स्क्रीन पे अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह दिखाया। एमएलए भी उनका, काउंसलर भी उनका, मतलब, और दिखा क्या रहे हैं कि साहब अगर हम आएंगे पावर में तो ये हटवाएंगे ढेर। तो ये बड़े अफसोस की बात है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मेरी बेटी तो अभी बनी भी नहीं है। हम जैसे ही एमसीडी वाले अथॉरिटीज़ को ये महसूस हुआ कि अरीबा खान जीतने जा रही हैं इलेक्शन, 4 दिन में कूड़े साफ कर दिए ढेर। आप अभी जाइए, आप शूट करिए, एक तिनका भी नहीं है वहाँ दोनों ढेरों पे, जो 5 साल से नहीं उठे थे। बिल्कुल। आप तब्दीली रातों रात तो खैर नहीं आती है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ ये भी मानते हैं। अमानतुल्लाह वाजिद यहाँ के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उन्हें बिल्डिंग बनाने से फुर्सत नहीं है। उन्हें इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए तमाम। अब मैं उस पर उलझूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे कभी तफसील से बात करूँगा। तो अभी यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जो 10-12 साल से कम उम्र के जो कॉरपोरेशन के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको लेकर के जो अव्यवस्था है। देखिए, सारे स्कूल, एक भी स्कूल अभी तक नया नहीं बनाया गया। सारे स्कूल कॉरपोरेशन के हों या दिल्ली सरकार के हों, वो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। उनमें देखिए तब्दीली छोटी मोटी ये करना, कोई आपने ये नहीं कि आपने नए स्कूल दे दिए। कहा था कि साहब हर साल हम 400-500 स्कूल की कमिटमेंट किया था कि हम बनाएंगे। आज तक ओखला हल्के में एक नया स्कूल भी नहीं बनाए, है ना। तो ये बातें कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आशा ये की जा रही है कि ओखला का विकास होगा, बेहतर होगा मुस्तकबिल। इंशाल्लाह मेरी वो आपके जो वोटर्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप हों या आपकी डॉटर हों। उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई जिस तरह आपका दौर रहा है, इससे पहले काफ़ी लोगों को सुकून रहा है, आगे भी बना रहेगा। नहीं, देखिए, मेरी बेटी जो है हाईली क्वालिफाइड है और बहुत सेंसिबल है और बहुत बात कहेंगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगी कि पार्षदी के लिए जो अपना नॉमिनेशन कर चुकी हैं कांग्रेस से अरीबा खान, आसिफ साहब की बेटी हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह अभी उनकी एजुकेशन के बारे में बात हुई कि एक लंबी फहरिस्त है डिग्रियों की, हाईली एजुकेटेड हैं, तो ओखला की कंस्टिट्यूंसी से यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर विधान एक बार फिर से होगा और जल्दी ही एक नया इंटरव्यू उनके साथ भी होगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।